नमस्ते। मैं नीतू कंवर श्री यादे एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए थे और आज ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसमें हमने जो 1757 ईस्वी से लेकर और 1857 ईस्वी तक जो स्वतंत्रता की चेतना थी उनके बारे में पढ़ा, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और अंग्रेज़ों और जो मराठों के बीच में जो 3 युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में हमने कल पढ़े थे। और फिर अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में जो 4 युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, ये जो 1857 में क्रांति हुई थी, तो ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया था, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। (1857) का स्वतंत्रता संग्राम, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि 1857 के विद्रोह का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस थे। जो चर्बी युक्त कारतूस थे, उनका प्रयोग ही माना जाता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। और इनसे संबंधित जो पहली घटना थी वो 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बैरकपुर यानी बंगाल की जो सैनिक छावनी थे उसमें नियुक्ति 19वीं रेजिमेंट वहीं पर गठित हुई थी। और इसके बाद इससे संबंधित जो दूसरी घटना थी वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की जो छावनी थी उसमें नियुक्त थी 34वीं जो रेजिमेंट थी वहाँ पर गठित हुई थी, और जिसमें सैनिक था वो मंगल पांडे नियुक्त था। जो बैरकपुर छावनी थी उसी में नियुक्त थे मंगल पांडे। और इसके बाद इस प्रकार की घटना जैसे अंबाला है, लखनऊ है, कानपुर है और आदि सैनिक छावनियों में भी घटित हुई थी। लेकिन अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। किंतु जो 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में नियुक्त थे, तो उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था उनको अंग्रेज नहीं दबा सके थे, क्योंकि इस विद्रोह को अंग्रेज नहीं दबा सके थे। और इसके बाद उत्तर भारत के अनेक भागों में विद्रोह प्रारंभ हो गया था, किंतु ये विद्रोह पूरे भारत में न फैलकर केवल उत्तर भारत के जो 4 प्रांत थे, जैसे प्रथम नाम आता है दिल्ली का, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, और जो चौथा नाम आता है वो आता है बिहार का। तो ये जो विद्रोह था ये इन 4 स्थलों पर ही यहीं पर सीमित रह गया था, पूरे भारत में नहीं फैला था। जो ये 10 मई को क्रांति हुई थी ये वाला, तो इनमें से जो विद्रोह के मुख्य केंद्र थे उसमें पहला नाम आता है दिल्ली का, और दूसरा नाम आता है लखनऊ का,
तीसरा नाम आता है कानपुर का, चौथा नाम आता है झांसी का, और पांचवा नाम आता है ग्वालियर, और छठा जो आता है वो जगदीशपुर, जो कि बिहार में था। तो ये 6 मुख्य केंद्र थे क्रांति के। दिल्ली में क्रांति हुई थी कब? 11 मई को हुई थी। और लखनऊ में 4 जून को क्रांति हुई थी। कानपुर में और झांसी में वहाँ पर 5 जून को क्रांति हुई थी। और ग्वालियर में 14 जून को क्रांति हुई थी। और जगदीशपुर में 26 जुलाई को क्रांति हुई थी। और जो ये जगदीशपुर है ये बिहार के आरा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ये इस तारीख को क्रांति हुई थी। इस क्रांति में 1857 की क्रांति में जो विद्रोह के प्रमुख नेता थे, इसमें 6 मुख्य नेताओं के नाम आते हैं। कितने? 6। तो उसमें पहला नाम आता है बहादुर शाह जफर का। ये बहादुर शाह जफर कौन था? वे अंतिम मुगल सम्राट था और इसके द्वारा दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बहादुर शाह जफर को युद्ध का तो कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए दिल्ली में उसकी सेना का नेतृत्व जो बख्त खां थे उनके द्वारा किया गया था। तो प्रथम जो नेता आते हैं वो आते हैं बहादुर शाह जफर। उसके बाद जो दूसरे नेता आते हैं वो आते हैं नाना साहिब। नाना साहिब कौन थे? जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनका दत्तक पुत्र थे नाना साहिब। और उसके द्वारा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? नाना साहिब के द्वारा। और उनका नाम, वास्तविक नाम था दोंदू पंत। नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था? दोंदू पंत था। इसके बाद इस क्रांति का जो तीसरा नेता आता है, मुख्य नेता, उसका नाम आता है तात्या टोपे। तो ये तात्या टोपे कौन थे? ये थे नाना साहिब का सेनापति था। जो ये तात्या टोपे थे ये नाना साहिब के सेनापति था और इसके द्वारा ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। अब इस विद्रोह का जो चौथा नेता आते हैं महत्वपूर्ण, उसका नाम आता है लक्ष्मीबाई। तो ये कहाँ की महारानी थी? ये झांसी की महारानी थी लक्ष्मीबाई। और उनके द्वारा झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसके बाद जो 5वें नेता आते हैं उनका नाम आता है बेगम हजरत महल। और ये कहाँ के थे? बेगम हजरत महल ये जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। और उसने अपने पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके उनके नाम पर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। और जो छठे और अंतिम महत्वपूर्ण नेता आते हैं उनका नाम आता है कुंवर सिंह। क्या नाम आता है? कुंवर सिंह। और ये कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर का जमींदार था। और उसके द्वारा जगदीशपुर यानी आरा में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा। और जो खान बहादुर खान, इन 6 नेताओं के अलावा खान बहादुर खान थे, वो काजी अहमदुल्ला भी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। एक नाम आता है खान बहादुर खान का और दूसरा नाम आता है काजी अहमदुल्ला का। तो ये प्रमुख नेता थे। और जो ये खान बहादुर खान थे ये बरेली का नवाब था। कहाँ के थे? बरेली के। और उसने मुगल सम्राट के समर्थन में बरेली में रूहलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और जो काजी अहमदुल्ला थे
उनके द्वारा अवध के नवाब के समर्थन में फैजाबाद में युद्ध का नेतृत्व किया गया था। तो ये जो विद्रोह थे ये लगभग 15 माह तक चला था। कितने माह तक? 15 माह तक। जुलाई 1858 तक अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया। कब तक? जुलाई 1858 तक। और इसी विद्रोह के दमन में मुख्य रूप से 7 ब्रिटिश सेना नायकों का मुख्य योगदान रहा था। इसमें जो ब्रिटिश सेना नायक थे, एक थे निकोलस। जो निकोलस के द्वारा दिल्ली में विद्रोह का दमन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। और जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको कैद करके रंगून भेज दिया गया। किसके द्वारा? निकोलस के द्वारा। किंतु निकोलस युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये निकोलस आते हैं। और जो दूसरे आते हैं उनका नाम आता है कैंपबेल। तो ये जो कैंपबेल थे इनके द्वारा कानपुर में, कहाँ पर? कानपुर में विद्रोह का दमन किया गया तथा उसने जो नाना साहिब थे उनको पराजित करके कानपुर पर अधिकार कर लिया था। किंतु नाना साहिब नेपाल भागने में कामयाब रहे। जो ये नाना साहिब थे वो नेपाल भाग गए थे। और जो तीसरे आते हैं अंग्रेज अधिकारी, उनका नाम आता है जेम्स आउटड्रॉम वे हेवलॉक। जेम्स आउटड्रम और हेवलॉक द्वारा मिलकर लखनऊ में विद्रोह का दमन किया गया था। किंतु जब विद्रोह द्वारा लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया गया, विद्रोहियों द्वारा लखनऊ पर जब पुनः अधिकार कर लिया गया, तो कानपुर से कैंपबेल ने आकर लखनऊ में विद्रोह का दमन कर दिया था। और जो अगला अंग्रेज अधिकारी आता है उनका नाम आता है ह्यूरोज, जो कि झांसी में, ह्यूरोज के द्वारा झांसी और ग्वालियर वहां पर विद्रोह का दमन किया गया था। तथा जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई की ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। इसलिए ह्यूरोज ने कहा था कि इस विद्रोह में 1857 के विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो एकमात्र मर्द थी। ये किसने कहा था? ये कथन था ह्यूरोज का। तात्या टोपे को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। जो मानसिंह नरूका आते हैं, तो 1859 में शिवपुरी यानी एमपी में उनको फांसी दे दी गई थी। किसको? जो तात्या टोपे आते हैं उनको। और जो अगले अंग्रेज आते हैं अधिकारी, उनका नाम आता है विलियम टेलर। इन दोनों सेना नायकों द्वारा जो जगदीशपुर में आते हैं, जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किया गया था। तो इस प्रकार ये जो 6 महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी आते हैं, इन्होंने विभिन्न स्थानों पर इस क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देसी रियासतों, किसानों, जनजातियों आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। ये जो अंग्रेज थे ये इन सभी जातियों पर बहुत ही अत्याचार करते थे। हमारे भारत की स्थिति इतनी अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर आने के बाद सब कुछ खत्म कर दिया। ये सभी लोगों पर अत्याचार करते थे। जो मजदूर वर्ग था, जो भारत की जनता थी, वो भूखे मरने लग गई थी। और ये जो अंग्रेज थे ये सिर्फ अपना ही फायदा देखते थे। ये कैसे भी करके धन कमा के इंग्लैंड भेज रहे थे और हमारे भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी।
लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले कभी भी भारतीय लोग संगठित नहीं हुए थे, लेकिन 1857 की क्रांति में भारतीयों ने संगठित होकर और अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे सभी। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति एवं आपसी फूट का लाभ उठाया और इस प्रतिरोध को विफल कर दिया, परंतु उनको अपनी नीति में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लिया और जो भारत के लोगों की आपसी फूट थी उनका लाभ उठा करके अंग्रेजों ने इस क्रांति को विफल कर दिया, 1857 की क्रांति को विफल कर दिया। और लेकिन उनको अपनी जो नीतियां थी उनमें उनको परिवर्तन करना पड़ा था। अब स्वतंत्रता संघर्ष का जो स्वरूप था वो क्या था? इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह है, वे सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। 1857 की क्रांति को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। जैसे कि अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार थे वो इसको सिपाही विद्रोह मानते हैं, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है वो इसको, भारतीय इतिहासकार व विद्वानों का ये मानना है कि ये सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर के शीघ्र ही इस संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की और बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह है वे स्वतंत्रता का संग्राम का रूप ले लिया था। ये मानना है भारतीय इतिहासकारों का कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुई थी, चर्बी वाले कारतूस से प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने व्यापक रूप ले लिया और फिर ये राष्ट्रीय विद्रोह बन गया था। और 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में कहा था। सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है कि ये युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ये महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया है। इस संघर्ष के कारण क्या थे? 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? इसके कारण क्या थे? तो इसके कारण 4 महत्वपूर्ण कारण आते हैं। पहला आता है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। अंग्रेज, उनकी आर्थिक नीति बहुत ही खराब थी। वो सिर्फ धन इकट्ठा करके और इंग्लैंड भेज रहे थे। और जो लॉर्ड डलहौजी थे उसने हड़प का सिद्धांत था, वो राज्यों को उनका हड़प का सिद्धांत था और जो गोद निषेध प्रथा थी वो प्रारंभ कर दी थी। तो ये भी इस क्रांति का कारण था। और अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, तीसरा कारण ये था। और चौथा कारण था सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के लिए ये 4 कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस क्रांति का प्रारंभ और प्रसार कैसे होता है इनके बारे में जानते हैं। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में जो सैनिक आते हैं मंगल पांडे ने विद्रोह करके एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। और जो ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं NI रेजिमेंट को तोड़ दिया था
और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया था। मई 1857 ईस्वी में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से मना करने पर सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया था, क्योंकि सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया था और अपने अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब? 10 मई को। 10 मई को इस क्रांति ने शुरुआत मानी जाती है। अपने सैनिक साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े थे। बैरकपुर से दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी क्षति थी। क्रांति शीघ्र ही लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई थी। क्रांति धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में फैल गई थी। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए पंजाब से सेनाएं बुलाई थी। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए 14 सितंबर से 20 सितंबर तक भयंकर युद्ध चला था। 21 सितंबर को बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध किया था, लेकिन अंत में सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था और इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया था। सम्राट को बंदी बना लिया गया था और दिल्ली के निवासियों से प्रतिशोध लिया गया था। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र और पोते को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में क्रांति हो गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में। भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया और जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। हैवलॉक और आउटरम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे थे। नवंबर 1857 में मुख्य सेनापति सर कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नगर में प्रवेश किया और मार्च 1858 ईस्वी को नगर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था। 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया था। किसको? नाना साहिब को। जनरल सर ह्यूविलर, जो कि छावनी कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था। पेशवा नाना साहिब का साथ तात्या टोपे ने दिया था और 6 दिसंबर 1857 को सर कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे भाग निकले और झांसी चले गए थे। उसके बाद जून 1857 में झांसी में क्रांति हुई थी और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको रियासत का शासक घोषित कर दिया गया। सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण करके अप्रैल 1858 को पुनः उस पर अधिकार कर लिया था। झांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी तथा तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया और जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया था, परंतु सिंधिया ने राजभक्त रहने का निश्चय किया और आगरा में शरण ली। ग्वालियर पर जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया था। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तात्या टोपे फिर बच निकले, परंतु अप्रैल 1859 ईस्वी में उन्हें सिंधिया के एक सामंत ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया और अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी दे दी थी। और बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व जो जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष के थे। 80 वर्ष के थे कुंवर सिंह, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार के जगदीशपुर के थे वो। कुंवर सिंह ने अंग्रेज सेनापति मिलमेल कर्नल
डेक्स, मार्क और मेजल रास को धूल चटाई। 80 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों को हरा दिया था उन्होंने। 1858 में पुनः अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया था। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और बरेली में जो खान बहादुर खान थे, उन्होंने क्रांति में भाग लिया था। किसने? बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान ने। और बनारस में भी क्रांति हुई, लेकिन कैनिंग ने उसे दबा दिया था। अब उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या कम थी। फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिण भारत के भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए थे। किसमें? 1857 की क्रांति में सजाएं भुगती एवं बंदी बनाए गए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दक्षिणी भारत के प्रमुख नेतृत्व करने वालों में रंगा बापूजी गुप्ते सतारे से, सोनाजी पंडित आते हैं, रंगा राव मौलवी, सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद से, भीमराव और अण्णाजी फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम घोष, सुल्तान बख्श मद्रास से, अण्णागिरी व करशन, ये सभी लोग दक्षिण भारत से आते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त रहा तथा इस संघर्ष में सैनिकों के साथ सभी क्षेत्र, भाषा, धर्म एवं जाति के लोगों तथा कृषकों व जमींदारों ने भाग लिया था। तो ये क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने इस क्रांति को दमन कर दिया था, लेकिन इनके कुछ परिणाम निकले, जैसे कि इस विद्रोह का सबसे मुख्य परिणाम भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका शासन समाप्त हो गया था तथा भारत का जो प्रशासन था वो सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया था। पहले शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन बाद में जो शासन था वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया था। भविष्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस रूप से चलाया जाएगा और इसकी व्यवस्था के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे, इसका जो पहला प्रावधान था वो था कि जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से लेकर के ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। और जो दूसरा था वो था भारत के शासन की देखभाल के लिए इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में एक नए मंत्री का पद स्थापित किया गया और जिसे भारत का सचिव या मंत्री कहा गया था। जो पहला भारत का मंत्री था वो चार्ल्स वुड को बनाया गया था। और इसका जो अगला प्रावधान था वो था कि भारत मंत्री की मदद के लिए इंग्लैंड में भारत परिषद का गठन किया गया था और जिसमें कुल 15 सदस्य थे। भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था वो जारी रखा गया था, किंतु अब गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन संचालित करेगा। किसके प्रतिनिधि के रूप में? ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में। इसीलिए गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाएगा। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल थे उसको वायसराय भी कहा जाएगा। जो उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे वो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था और इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। कौन? लॉर्ड कैनिंग।
तो इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को भी परित्याग कर दिया गया था और इसी उद्देश्य से इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसे 1858 की महारानी की विक्टोरिया की घोषणा के नाम से जाना जाता है। अब 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जो जनजातीय आंदोलन आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, तो उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। और जो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोह को जन्म दिया। इसमें जनजातीय आंदोलन भी थे। जनजातीय आंदोलनों का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता को खो जाने और स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना आदि माना जाता है। ये जो जनजातीय आंदोलन हुए थे इसका कारण क्या था? इनका कारण ये था कि जो जनजातीय लोग थे वो अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहते थे और वो अपने स्वशासन में विदेशी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे और जो प्रशासनिक परिवर्तन थे और जो अत्यधिक कर की मांग थी और जो अर्थव्यवस्था थी वो भी उनकी भंग हो रही थी, तो इस वजह से जनजातीय आंदोलन हुए थे। अब ये जो जनजातीय आंदोलन हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे बंगाल और पूर्वी भारत में। बंगाल में सन्यासी विद्रोह होता है। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद 1769 और 70 में भीषण अकाल पड़ा था। उस समय जब अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया था तब, और उधर कंपनी के जो पदाधिकारी थे वो कर भी कठोरता के साथ वसूलते थे। एक तो अकाल पड़ गया था और दूसरा जो कंपनी के अधिकारी थे वो कर बहुत ही कठोरता के साथ वसूलते थे, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता था उनसे भी वो कर वसूलते थे। देखिए, जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो उस समय जो जागीरदार थे और जो किसान थे उनके बीच में रिश्ता अपनेपन का था। यानी अगर किसी किसान के पास पैसा नहीं है और उसकी बेटी की शादी है तो जो जागीरदार होते थे वो उनसे कर माफ कर देते थे और एक अपनापन था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों ने इन जागीरदारों पर दबाव बनाया कि अगर आप लोगों को जागीरदार रहना है तो किसानों से कैसे भी करके कर लेना होगा। तो इस कारण से जब जागीरदारों पर दबाव बन गया था तो फिर इन्होंने कैसे भी करके कठोरता के साथ किसानों से कर वसूलना शुरू कर दिया था। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्रा भी नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने वाले प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए थे और इन्हीं सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही थी। इन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण कर लूट लिया था। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया और जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा उपन्यास लिखा था? आनंद मठ। और इसी आनंद मठ में जो ये सन्यासी विद्रोह हुआ था
इसके बारे में वर्णन मिलता है। इसके बाद अगला आता है कोल विद्रोह। अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से जिस शोषण को जन्म दिया था, उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। और यह विद्रोह तब तक अधिक बढ़ गया जब 1831 ईस्वी में पुलिस का दमन तथा जमींदारी एवं साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूल किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई थे, एक तो सिंधु और एक कान्हा। इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात ही 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संथाल परगना बनाना पड़ा। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो कि जनजाति यानी पश्चिम तट के जो खानदेश नामक इलाके हैं वहां पर रहती थी। 1812 और 19 इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि थे वो प्रोत्साहित कर रहे थे। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट था, नई सरकार से भय था और अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियों इसको दबाने में लगी थी। किसको? भील विद्रोह को। उन्होंने 1825 में स्वैरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया था। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है रमोसी विद्रोह। इसके बाद में जो अगला विद्रोह आता है वो होता है रमोसी विद्रोह। जो पश्चिम घाट में रहने वाली जनजाति थी रमोसी, वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन में बहुत अप्रसन्न थी। 1822 में उसके सरदार चित्तर सिंह ने इस विद्रोह को कर दिया था। वे सतारा के आसपास के प्रदेश लूट लिए। 1825 और 26 ईस्वी में पुणे विद्रोह हुए और अधिक सैन्य बल से ही अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल हुए थे। इसके बाद आता है कि जो क्रांतिकारी संगठन थे उनका स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान था, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भारत के लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी दास्ता को स्वीकार नहीं किया था। 1757 ईस्वी से भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष करते रहे। 1857 ईस्वी में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी क्रांति भी होगी। और जो भारत के लोग थे, जनता थी, वो ऐसा मानती थी कि अंग्रेज अपराज्य है, यानी इनको हम कभी हरा नहीं सकते। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद दोनों की सोच बदल गई थी, अंग्रेजों की भी और भारतीय जनता की भी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आजादी का इतिहास लिखा। कब तक? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी में। क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिससे आंदोलन में उग्रपंथ का उदय हुआ था। 1857 ईस्वी में कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित कर पाए थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कड़े संघर्ष के बाद पुनः सत्ता स्थापित की थी। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन थी, उनकी जो प्रतिक्रियावादी नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन की क्रांतिकारी नीतियों ने। जैसा कि उसकी नीति थी 1905 ईस्वी के बंग भंग की चोट, यानी 1905 में इसने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इससे भी
भारतीय जनता भड़क उठी थी और सरकार का दमन और साथ में जनता का कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण जो कुंठा उपजी थी, कुंठा, तो इसके कारण भी क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया था। क्रांतिकारी ये विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व है, जैसे कि धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराना। ये किसका उद्देश्य था? भारतीय क्रांतिकारियों का। अब देखिए, जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं उसमें जो भारत में क्रांतिकारी होते हैं उसमें महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ 1876 में जो वासुदेव बलवंत फड़के, एक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी था, उसने किया था। क्रांतिकारी गतिविधि का आरंभ किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने, जो कि महाराष्ट्र के थे। उन्होंने सन 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी थी। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता को प्रोत्साहित किया था। तो 1857 की क्रांति के बाद वापस क्रांति का बिगुल बजाने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने ही क्रांति की शुरुआत की थी महाराष्ट्र से। इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिए थे और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो महाराष्ट्र की जनता थी उनको प्रोत्साहित किया था। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1889 ईस्वी में फड़के को गिरफ्तार करके अरब देश जेल में भेज दिया गया, जहां 1899 में उनकी स्वर्गवास हो गया था। किनका? वासुदेव बलवंत फड़के का। इसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं दो चापेकर बंधु। ये जो दो चापेकर बंधु थे, इन दोनों ने मिलकर जो ये अंग्रेज अधिकारी आते हैं रैंड, उनकी हत्या कर दी थी। तो पुणे महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं, तो इन चापेकर बंधुओं में एक का नाम आता है दामोदर हरी चापेकर और दूसरे का नाम आता है बालकृष्ण हरी चापेकर। वासुदेव हरी चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी थी। 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई। इसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए और लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न हुई थी। 1897 में पुणे में प्लेग रोग फैल गया था महामारी के रूप में और पुणे के प्लेग कमिश्नर थे, उनका नाम आता है रेड और लेटिसेंट एयर्स्ट। प्लेग पीड़ितों की मदद के बजाय ये दोनों जो अंग्रेज अधिकारी थे ये आतंक फैला रहे थे। ये दोनों अधिकारी बदनाम, कठोर और कुचक रचने वाले थे। यानी कि महामारी फैली हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन ये जो दोनों अधिकारी थे ये क्या कर रहे थे? आतंक फैला रहे थे। तो ये जो दोनों चापेकर बंधु आते हैं, इन दोनों ने 22 जून 1897 को इनकी हत्या कर दी, दोनों की। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई थी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, इन दोनों की। इसके बाद जो श्यामजी कृष्ण वर्मा आते हैं, ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने लंदन में इंडिया
हाउस की स्थापना की थी। और ये जो इंडिया हाउस थे, ये लंदन में जो क्रांतिकारी होते थे वो यहीं पर रहते थे और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। कहाँ पर? इंडिया हाउस में। और इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पर? लंदन में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? पश्चिमी भारत के काठियावाड़ के। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बन गए थे। भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया था। अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया था। देश से बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही की थी। यानी कि देश से बाहर और देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जो क्रांतिकारी संगठन बनाया था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में बनाया था। 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया था और जिसे ही इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई थी। कब? 1905 में। इन्होंने एक मासिक पत्रिका यानी इंडिया सोशलिज्म भी प्रारंभ की थी। किसने? इस इंडिया हाउस ने। इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी प्रारंभ की थी। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया था। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए थे। किसके? ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित की थी इंडिया हाउस, इसके। श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने इनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। अंग्रेजों ने सोचा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत से दूर रहकर इंग्लैंड में रहकर ये हमारे खिलाफ ही क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं। तो अंग्रेज बेचारे डर गए थे, तो इन्होंने इनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी थी। वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए थे। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और वहां से फिर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इसके बाद जो विनायक दामोदर सावरकर आते हैं, जो महाराष्ट्र के थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्रांतिकारी। इनका जन्म, सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को जो भागूर गांव है महाराष्ट्र में हुआ था। 1901 में मैट्रिक पास कर फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए थे। ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, ये एक लेखक थे और इनकी लेखनी से भारतीय जनता में देशभक्ति जागृत हुई। ये ऐसे ऐसे लेख लिखते थे कि भारतीय जनता इनको पढ़ करके आज़ाद होना चाहती थी। वो इनके लेखनी से ही भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना जागृत हुई थी। और लोकमान्य तिलक के संपर्क में आने से भी विनायक दामोदर सावरकर, वो भी एक क्रांतिकारी इनके कारण ही बने थे। तो बंगाल विभाजन के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। ये देखिए, विनायक दामोदर सावरकर जी की कुछ तस्वीरें हैं। ये हैं विनायक दामोदर सावरकर जी। तो मित्र मेला नामक संगठन किसने बनाया था? विनायक दामोदर सावरकर ने, जिस कारण उन्हें कॉलेज से भी निष्कासित कर दिया गया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1 जन्म की नहीं 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी। यानी कि
इन्होंने 2 बार कोई क्रांतिकारी गतिविधियां की होगी, तो ब्रिटिश सरकार ने इनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। वीडी सावरकर की पुस्तक आती है जिसका नाम आता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिफिडेंसी। प्रकाशन से पूर्व ही, इस पुस्तक को प्रकाशन से पूर्व ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस पुस्तक को जब्त कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार डर गई थी, क्योंकि अगर ये पुस्तक भारतीय जनता के हाथों में आ गई तो फिर अंग्रेजों का टिकना मुश्किल था भारत में। तो इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं करने दिया था, और जो भी इसको प्रकाशित करता उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो इसको पूर्ण रूप से जब्त कर लिया था, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रतियां थी, इनके अंक थे, वो धीरे धीरे जनता में चोरी छिपे आने लगे थे। ये पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों के नाम से भारत में पहुंची थी, गुप्त रूप से। इन्होंने 1906 में अभिनव भारत की भी स्थापना की थी। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर नहीं कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सावरकर का लंबे समय जो अंडमान की सेल्युलर जेल है वहां पर बीता था। देखिए, जो वीडी सावरकर है, इनको अंग्रेज पकड़कर भारत ला रहे थे इंग्लैंड से, तो ये जहाज से कूद गए थे और कूद करके समुंदर में कूद गए थे, और कूद करके अंग्रेजों से ये दूर चले गए थे, फ्रांस चले गए थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने इनको वापस पकड़ लिया था और वापस इनको कहाँ पर भेजा था? जो ये अंडमान की सेल्युलर जेल है वहाँ पर। देखिए, ये जो सेल्युलर जेल है ये बहुत ही भयंकर तरह की जेल है, यानी यहाँ पर बहुत ही कष्ट दिया जाता था जो कैदी होते थे उनको। यानी ये इस प्रकार से जैसे जेल बनी हुई है, तो इसमें ऐसे जेल बनी हुई है जैसे मान लो यहाँ पे कैदी है, तो इस कैदी को ये नहीं पता कि इसके पड़ोस में कौन है, यहाँ पे कौन है, तो ये एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख पाते थे। और जो वीडी सावरकर को जब यहाँ पे लाया गया था तो इनके भाई थे गणेश सावरकर, वो भी यहाँ पर जेल में थे, लेकिन फिर भी इनको पता नहीं था कि मेरा भाई भी यहाँ पे है। और इस जेल में कैदियों को बहुत ही यातनाएं दी जाती थी, उनसे बेल की तरह कार्य करवाया जाता था और बहुत यातनाएं दी जाती थी, बहुत इनसे मेहनत करवाई जाती थी। तो वीडी सावरकर को भी इस जेल में, सेल्युलर जेल में कठोर यातनाएं दी गई। जेल के कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से सक्षम दया याचिकाएं भेजी। पहली दया याचिका 30 अगस्त 1910 और दूसरी 14 नवंबर 1911 को भेजी, जिसमें सावरकर ने स्वयं को पुर्तगाल का पुत्र कहा, लिखा कि वे सरकार के कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। तीसरी जो दया याचिका थी वो 1917 और चौथी दया याचिका 1 फरवरी 1918 को दी थी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी सावरकर को बिना शर्त छोड़ने की मांग की थी। 1921 में सावरकर की याचिका स्वीकार करके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सेल्युलर जेल से छोड़ दिया और जो जिला है रत्नागिरी की जेल में वहां पे रखा। 2 मई
1921 को उन्हें रत्नागिरी जेल से 5 वर्ष तक राजनीति में भाग नहीं लेने की शर्त पर छोड़ दिया गया। सावरकर जेल से छूटने के बाद सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य बन गए थे। किसके? अखिल भारतीय महासभा के, और उसमें कार्य करने लगे। अध्यक्ष भी रहे। सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की थी। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। हिंदुओं की राजनीति और हिंदुओं के सैन्य कारण को वह नारा बुलंद किया। हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर युद्ध में हिंदुओं को सक्रिय रहने को कहा। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। किसने? वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। 1946 में पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया और 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या के बाद उन पर हत्या का षड्यंत्र रचने और गोडसे को सहयोग देने के आरोप लगाकर मुकदमा चला, लेकिन वे इस मुकदमे से बरी हो गए थे। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी तो जो वीर सावरकर थे उन पर मुकदमा चला था, लेकिन उसके बाद वो बरी हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, जो भारत में जो किसान आंदोलन हुए थे, और जो चंपारण आंदोलन हुआ, पंजाब में किसान आंदोलन हुआ, तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।